करें भाई शुरू। इसका क्या करोगे भाई? इस वाली बुक का? हाँ। अच्छा, ऐसे गाइड के तौर पे है क्या? तो चलो, आज का हमारा जो नया टॉपिक है, जो है वो आपका वर्ण विचार। क्या जानते हो आप इसके बारे में? आज से पहले या अब से पहले वर्ण विचार के बारे में जैसे ही नाम सुनते हो तो आपके मन में क्या कल्पनाएं होती है कि ऐसे ऐसे होगा, इसमें ये चीजें हम पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ोगे? और पीछे वाले भाई को कह रहा हूँ, पीछे वाला भाई है ना। आदित्य, क्या पढ़ोगे? पढ़ा तो है आपने, और ये सबसे पहला ही टॉपिक होता है, और नहीं सिलेबस में होता है तो उसको नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है कि छोड़ो रे, वर्ण विचार है ही नहीं सिलेबस में। और विद्यार्थी के मन में भी ये होता है कि नहीं है सिलेबस में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। आपको पढ़ना जरूरी है। तो देखो, वर्ण विचार, सबसे पहला सवाल आपके बीच में। चलो, आपके मन में जो जो चीज़ें हैं वो तो है ही है, उसके साथ में आप नई चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आप पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपका ये है, मेरा तो वही सवाल रहता है कि वर्ण क्या है। सबसे पहला सवाल यही रहता है कि वर्ण जो है वो आपका क्या है। क्या है वर्ण? ध्वनि है। बोलो बोलो, सब अपने अपने उत्तर बोलो। क्या है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अंकिता, क्या है? भाषा की छोटी, सबसे छोटी इकाई आपका यही है। अब तो वो यही वाला चल जाएगा आपका। हम्म। वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है। भाषा की छोटी इकाई, हाँ, भाषा की छोटी इकाई लिख सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ वर्ण है क्या? वही बात होगी, मैं पूछ रहा हूँ व्याकरण क्या है। क्या है व्याकरण? ये क्या है, यहीं से शुरू करेंगे वापस। मार्कर। मार्कर पेन, स्टाइलिश, स्टाइलर पेन होता है ये। लेकिन उसी प्रकार से वर्ण क्या है, अगर ऐसा सवाल आ जाए, आएगा नहीं, जानकारी के लिए, ये क्या है? व्याकरण का एक अंग है। कुछ याद आया? वर्ण क्या है? व्याकरण का एक अंग है। और व्याकरण के अंग कितने होते हैं टोटल? रिवीजन नहीं किया? करना है रिवीजन, रोज का रिवीजन करना है। व्याकरण के अंग होते हैं तीन। कौन कौन से तीन अंग होते हैं? ठीक है, मैंने आपको बताया था व्याकरण के तीन अंग होते हैं। पहला अंग होता है आपका वर्ण, दूसरा अंग होता है आपका शब्द, और तीसरा अंग होता है आपका वाक्य। तो पहला सवाल कि वर्ण क्या है, तो आपका जवाब रहेगा वर्ण जो है वो आपका एक व्याकरण का अंग होता है। मैं ये पूछूं कि अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी लक्षण क्या है, तब आप ये बोलोगे कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसको लिखा जाता है, ये अविभाज्य इकाई होती है। ये सारी चीजें जो हम आगे चलकर हम पढ़ने वाले। फिर उसके बाद में हम ये सोच लेते हैं कि ये जो शब्द जो है वो आपका कैसे बना। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो आपकी कैसे हुई? वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात ये शब्द बना कैसे? व्याकरण के कौन कौन से अंगों का हमने प्रयोग किया तो ये शब्द आपका बन गया? बताओ। है? वर्ण जो शब्द है वो आपका कैसे बना? जैसे कि जैसे कि मान लो आपने व्याकरण शब्द को बनाया था, कैसे बनाया था? विधन, आधन, कृधन, अन, और फिर आपका शब्द बना था व्याकरण। ऐसे ही आपको वर्ण शब्द की उत्पत्ति पूछी जाए तो आपको यह बताना है कि इसमें क्या लगा हुआ है। व्री धातु है और अन प्रत्यय है। व्री क्या है आपकी? धातु, और अन क्या है आपका? अन क्या है आपका? प्रत्यय। तो धातु किसे कहते हैं? आकांक्षा, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? भूलना नहीं है। धातु किसे कहते हैं? नाम भूल गया यार मैं, क्या था आपका? अरे दक्ष। दक्ष, आप बताओ।
क्रिया का मूल रूप। आदित्य, बताया था ना, मैंने कहा था जब जब मैं धातु पूछूं तो तब आपका एक ही जवाब रहना चाहिए कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो व्रे जो है वो आपका क्रिया का मूल रूप है, और अन क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय आपका शब्दांश होता है जो मूल शब्दों के पीछे जुड़ता है, मूल शब्दों के पीछे जुड़ता है। लेकिन वर्ण शब्द की उत्पत्ति है वो आपके ऐसे होती है, व्युत्पत्ति जो है वो व्री धातु और आपके अन प्रत्यय से होते हैं। अगर व्री धातु का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, चुनना। इस व्री धातु का अर्थ क्या होता है, चुनना, या फिर आपका चुनाव करना। चुनना या फिर चुनाव करना मतलब किसी भी चीज का सिलेक्शन करना, चुनना। लेकिन जैसे ही आप इसमें अन प्रत्यय जोड़ देते हो, प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता, प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे ही आपने इसमें अन जोड़ा और शब्द बन गया आपका वर्ण, तो वर्ण का अर्थ क्या होता है बताओ। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अनेकार्थक शब्द है ये, भाषा में इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। निकलते हैं क्या? वर्ण तो आप एक तो अभी पढ़ोगे, ये व्याकरण का एक अंग है, अर्थात भाषा की एक छोटी इकाई है। दूसरा, वर्ण का मतलब होता है कुल, कुल का मतलब वंश, परिवार। और अगला एक वर्ण का मतलब होता है रंग। तो इसके तीन अर्थ निकल सकते हैं। तो ये भाषा में कौन सा शब्द है आपका, अनेकार्थी शब्द है। तो आप इसको ये लिख सकते हो, भाषा की छोटी इकाई, भाषा की आपकी छोटी इकाई होती है, उसके साथ में आप वर्ण को आप कुल यानी वंश कह सकते हो, कह सकते हो ना, क्योंकि अनेकार्थक शब्द है। और उसके साथ में वर्ण का अर्थ होता है रंग। पूछा गया पेपर में, निम्नलिखित में से वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं है। तीन अर्थ तो ये दे दिए, एक कोई नया अर्थ दे दिया। इतना नोट कर लो आप, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अभी तक हम बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं। वर्ण जो है उसका अर्थ यहाँ पे क्या होता है तो आपके सामने है। वर्ण का जो अर्थ होता है वो आपका होता है, अगर आपसे कभी भी किसी भी शब्द का अर्थ पूछे तो आपको शब्द का अर्थ बताना है कि भाषा में आप उस शब्द का अर्थ क्या क्या ले सकते हो। कर लीजिएगा नोट अच्छी तरीके से। आपका नाम क्या है, आज ही आए हो? शिव, शिव चारण। चारण तो इतने चुप रहते ही नहीं यार। चरण, अच्छा शिव चरण है, फिर ठीक है। चारण तो चुप नहीं रहते। आपका नाम क्या है? हरिवंश, हरि ओम शर्मा, एक ही बात है। हरि भगवान जी का प्रायवाची है। तो शर्मा जी महाराज आप कुछ लिखने के लिए लेके नहीं आए? अच्छा, नोट करिएगा आप। अब मैं इसके बाद में आपके लिए 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो लगभग परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। इनके बाद में एक ऐसे कॉमन प्रश्न हो सकता है जिनसे कभी भविष्य में आप पढ़ो और आपका सवाल बन जाए। आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो उपसर्ग का भी अर्थ होता है लेकिन उनका भी निश्चित अर्थ नहीं होता, शब्दों के साथ में अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं वो भी। अर्थ तो निकलता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हो गया। अब चलते हैं आपके लिए थोड़ा सा आगे, और आगे चलकर मैं आपको कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूँ। हो गया क्या पीछे? हो गया भाई। चलो तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप लिखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न तो साथ ही साथ में लिख लेना आप, उत्तर हम सोच समझ के लिखें। कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न या प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं, यानी प्रश्न और उत्तर दोनों लिखेंगे हम। पहला प्रश्न आपके लिए, अगर आपको उत्तर आता है तो आप नोट करते रहना अपनी कॉपी में। भाषा की सबसे छोटी, यहां पर मैं सबसे छोटी लिख रहा हूं, तो कई बार जो है इसमें यहां पर आपका लघुत्तम इकाई भी आपका लिखा हुआ आ सकता है। क्या आ सकता है आपका? लघुत्तम। एक ही बात है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके साथ में आता है, भाषा की सबसे छोटी या फिर आपकी लघुत्तम मौखिक इकाई बताएंगे आपको, मौखिक इकाई। दूसरा प्रश्न आपके बीच में। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी या फिर लघुत्तम लिखित इकाई। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, भाषा की सबसे छोटी या फिर लघुत्तम सार्थक इकाई आपको बतानी है। ठीक है, फिर आपका पांचवा प्रश्न आपका आ जाता है, भाषा की सबसे छोटी व बड़ी। सबसे छोटी व बड़ी, यहां पर अगर बात करी जाए, एक मिनट रुको मैं चलो नेक्स्ट लिखे, भाषा की सबसे छोटी व बड़ी भावार्थ की इकाई। भावार्थ की इकाई। अब लिखो इन सारे सवालों के जवाब। शायद आपने इन सभी सवालों को पढ़ा होगा कभी ना कभी, एक दो सवाल को तो पक्का ही पढ़ा है। पढ़ा है क्या? क्या उत्तर हो सकते हैं? 5 में से शायद 3-4 के तो उत्तर आपको आते होंगे। पहले प्रश्न नोट कर लिए तो अपने इनको समझते हैं, कह रहा क्या है आपको। पहला ये कह रहा है कि भाषा की ऐसी छोटी लघुत्तम इकाई, उसमें ना तो आपके सामने लिखा है मौखिक और ना ही लिखा है आपका लिखित। इन दोनों शब्दों का प्रयोग आपके सामने नहीं किया है, तो क्या उत्तर दोगे आप? ऑप्शन में आपका वर्ण भी है, ऑप्शन में आपका ध्वनि भी है। क्या जवाब दोगे आप? ऑप्शन में ध्वनि भी है, ऑप्शन में वर्ण भी है। वर्ण, वर्ण कहोगे? हाँ, वर्ण ही कहोगे। आप ध्वनि क्यों कहोगे भाई? ये सारे तो कह रहे हैं वर्ण। ध्वनि से ही। मनुष्य अपना जो व्यवहार करता है सबसे पहले वो ध्वनियों के माध्यम से ही करता है। इसलिए अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना तो लिखित लिखा है ना मौखिक लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उत्तर करोगे ध्वनि। वर्ण से पहले की जो देन है वह ध्वनि, क्योंकि हम जैसे इसने कहा कि ध्वनि जो है आप बोलते हो उसी का तो रूप लिखा जाता है ना। अब मैंने जैसे क बोला तो आप क लिखोगे, तो पहले ध्वनि। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है, निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन में दोनों लिख लो। अगला यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी इकाई जो कैसी हो? मौखिक। मौखिक जिसको बोला जाए, स्पष्टीकरण है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? ध्वनि रहेगा। ठीक है, उसके बाद में ऐसी इकाई जो लिखित हो, जिसको लिखा जाए, तो वो इकाई आपकी कौन सी होती है? वर्ण होती है। ठीक है, और ऐसी इकाई सार्थक हो, सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले,
और मैंने आपको बताया था वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। कैसे कपड़ा भी हो जाता है, कैसे कमर भी हो जाता है, कैसे कमरा भी हो जाता है, कैसे कबूतर भी हो जाता है, लेकिन आपने शब्द लिख दिया, उसका कुछ ना कुछ अर्थ है। इसके चाहे दो अर्थ है, तीन है, चार है, पांच है। ठीक है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? शब्द होती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है, छोटी भी है और बड़ी भी है, लेकिन उससे क्या निकलना चाहिए? भाव निकलना चाहिए। शब्द से भाव नहीं निकलता। भाई मैंने आम बोला तो भाई हो सकता है कोई तो ये सोचेगा यार आम आदमी, कोई सोचेगा आम खा लो, तो इससे स्पष्टीकरण नहीं हुआ। लेकिन वाक्य एक ऐसी इकाई है जिससे भाव निकल जाता है कि राम आम खाता है, उसका भाव आप समझ जाते हो कि भाई कोई ना कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राम है। वो कौन सी क्रिया कर रहा है? आम खाने की क्रिया कर रहा है। अर्थात छोटी और बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? आपकी वाक्य। और यही वो तीन अंग है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी मिलकर आपकी क्या करते हैं? आपकी एक भाषा को निर्मित करते हैं। भाषा को लिखने का तरीका बताते हैं, भाषा को बोलने का तरीका बताते हैं, और भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं। तो ये 6 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। ठीक है, अब थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम इस ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या होती है? लिख लिया उत्तर आपने? उत्तर लिख लो इसके। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्वनि के बारे में, क्योंकि यूजीसी नेट में प्रश्न आया था हिंदी में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। अब मैंने कौन सी इकाई लिखाई है? या तो ध्वनि लिखाई है या फिर वर्ण। ऑप्शन दोनों में, और दोनों ही ऑप्शन नहीं थे। अब बताओ, आपने तो दो ही पढ़े हैं, मैंने दो पढ़े हैं, सभी ने दो पढ़े हैं, तो आप उसका उत्तर क्या दोगे? ऑप्शन में? ऑप्शन में चलेंगे बाद में, पहले मैं आपको बताता हूं ध्वनि। अक्षर, अक्षर की भी बात करेंगे। अक्षर के साथ में तो मेरे किस्सा जुड़ा हुआ है, वो कभी बाद में। ठीक है, हाँ कर लिया नोट? तो सबसे पहला बिंदु आपके सामने है ध्वनि। आपको अभी पता चल चुका है कि ध्वनि हम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? ध्वनि जो है, सबसे पहले देखा जाए तो ध्वनि जो है वो आपका किससे बना हुआ शब्द है? यहां पर आपका ध्वन में जब आप ई प्रत्यय जोड़ते हो तो आप शब्द बनता है ध्वनि। और ध्वन का मतलब होता है क्या? आवाज। ध्वन का मतलब क्या होता है? आवाज। यह जो ध्वन आपको दिखाई दे रहा है इसका अर्थ होता है आवाज। ध्वन का अर्थ क्या होता है? आवाज। ठीक है, लेकिन इसी ध्वनि, इसके बारे में आपको अभी पता चल चुका है कि ध्वनि किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले पेज पर हम लिख चुके हैं। लेकिन इसका एक नाम और आता है, और ऑप्शन में यही था। ऑप्शन में क्या था? निम्नलिखित में से भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन में लिखा हुआ था शब्द, ऑप्शन में लिखा हुआ था स्वनिम, ऑप्शन में लिखा हुआ था वाक्य, ऑप्शन में लिखा हुआ था कोई एक ऑप्शन और। तो उत्तर आपका क्या रहेगा? स्वनिम। ध्वनि को स्वनिम कब कहा जाता है? शास्त्रीय संगीत आपने सुना नाम? उसी शास्त्रीय संगीत में भाषा को क्या कहा जाता है? सॉरी, इस ध्वनि को स्वनिम कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत में इसका नाम होता है स्वनिम। तो अब आपको यह भी ध्यान में रखना है, स्वनिम ऑप्शन आए तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, चयन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है अगला पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, तो ये बस छोटी सी जानकारी ध्वनि के बारे में आप नोट कर लीजिए। इससे ज्यादा और हम उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ध्वन धातु है। क्या? नहीं, आवाज करना जरूरत ही नहीं है, इसका अर्थ आवाज है। अर्थ है तो ये क्रिया के अंत में आता है, ये क्रिया थोड़ी है। इससे आप बनाओगे तब आपका, इस ध्वनि से जब आप क्रिया बनाओगे तो उसके अंत में ना आता है। आप आवाज करना लिखोगे तो गलत नहीं है शब्द, है ना? अब अगला जो शब्द आता है आपके मन में, अभी एक डाउट आया था अक्षर, क्योंकि इस अक्षर का हम जिक्र अक्सर नहीं करते हैं, तो हम थोड़ा सा अक्षर का अक्सर जिक्र कर देते हैं कि अक्सर अक्सर दीप जले
हाँ अक्षर, चलो नोट करें अक्षर। गर्मी क्यों लग रही है? ऐसे बंद है आज? है? लाइट नहीं है क्या? फिर मत चलाना भाई, लाइट नहीं है तो। है? अच्छा इसलिए क्या? तू भाई दूर बैठ जा यार, पसीना आ रहा है ऐसे। क्योंकि इनकी है ना, इनकी लाइटों की हीट बहुत ज़्यादा है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ही मतलब सामान्य प्रवृत्ति का हूँ, मुझे ऐसी ऐसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये लाइटें मांग लेती है। अब ठीक है। तभी और डांट गया है क्या आज सर? कोई बात नहीं, चलो। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं अक्षर। आपके मन में जैसे अक्षर शब्द का नाम लेते हो तो आपके मन में क्या चीज आती है? कौन सी इमेज बनती है? ये रिक्शा, मैंने वो अक्षरा मैंने देखी नहीं यार, अक्षरा को उसको। ठीक है, ये रिश्ते क्या कहलाता है, ये लड़कियों के नाटक का सीरियल है यार, तू क्यों देखता है? ये इनका काम है। और अब तो आपका काम होना ही नहीं चाहिए। है? नहीं, अब आपका काम ही नहीं होना चाहिए सीरियल। कभी 7 दिनों में एक बढ़िया सी मूवी देख लो, अच्छा बस, जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, जिसमें मोटिवेशन भी हो। मोटिवेशन वाली तो देखते नहीं हो आप। नहीं, मूवी देखनी चाहिए अपने 7 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में रिलैक्स करने के लिए माइंड को। बाकी रोज क्या रोज सीरियल वाला पंगा नहीं पालना चाहिए। और 3 बज गया, 3 बज गया, चलो ठीक है। कौन कौन देखता है सीरियल? ठीक है, आप जब लग जाओगे तो आपके बाद में सीरियल देखे जाएंगे कि ये इनकी कहानी, ये है इनकी बायोग्राफी, ये है। ठीक है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वही कहलाता है जो आप समझ रहे हो। फटोगे तो आ जाओ, क्या कहलाता है अक्सर? तो अक्षर में आ जोड़ दो तो अक्षरा बन जाएगी, ये तो आप सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे पहले अगर ए धन अक्षर शब्द को बनाते हैं तो अक्षर बनता है। और एक अक्षर शब्द का अर्थ क्या होता है? ए तो आपको पता है उपसर्ग है, और ये क्या है? एक शब्द है जिसका मतलब होता है क्या करना? क्षय ना हो, जिसका नाश न हो। ठीक है, जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। अब आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो अक्षर। लेकिन अक्षर जैसे ही आप अक्षर कहोगे तो आप किसे कहते हो अक्षर? आप इसको अक्षर बोलते हो, आप इसको अक्षर बोलते हो, आप इसको अक्षर बोलते हो, या आप इसको अक्षर बोलते हो? किसको बोलते हो? सारों को ही अक्षर बोलते हैं। तो किसको बोलोगे अक्षर? पहले वाले को। ये पहला जिसके नीचे हलंत लग गया, ये क्या है आपको पता है? ये व्यंजन का मूल रूप है, ये अक्षर है ही नहीं। अक्षर किसे कहा जाता है? अक्षर की परिभाषा होती है कि वे वर्ण या वे ध्वनियों का समूह है जो एक ही झटके के साथ में बोला जाए, एक ही श्वास घात के साथ में बोला जाए। अब आप कहोगे क को एक ही साथ बोलते हैं, लेकिन इसमें स्वर नहीं है। अगर मैं सीधी सी बात कहूं ना, इसको आप अक्षर कह सकते हो, इसको आप अक्षर कह सकते हो, इसको अक्षर कह सकते हो। ऐसा वर्ण जिसके साथ में उसकी मात्रा लगी हो, वो आपका क्या है? अक्षर है। जैसे कि मान लो आपके सामने, जैसा कि आपके सामने यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है आपका विवेक। इस विवेक में कितने अक्षर हैं? इस विवेक में कितने अक्षर हैं आपके? एक तो वह है, उसके साथ में आपने ई की मात्रा लगाई, इसको आपने एक ही झटके में बोला। इस वह के साथ में आपने एक की मात्रा लगाई, इसको आपने एक ही झटके में बोला। और कै के साथ में आपने एक की मात्रा लगाई, उसको भी एक ही झटके में आपने बोला। तो आपका विवेक बन गया। तो इसमें कितने अक्षर हो गए आपके? 3 अक्षर हो गए। क्या हुआ भाई, बैग पैक क्यों कर रहे हो? घर से आए थे अभी? जाओ जाओ, कोई बात नहीं। चलो देखो, यहां पर इस विवेक की बात करी जाए तो कितने हैं? तो आप अक्षर के रूप में यही जानोगे कि एक ऐसा वर्ण जिसके साथ में उसकी मात्रा लग जाए, स्वर लग जाए, और उसको एक ही झटके के साथ उच्चारित करो। जैसे कि आपका अपना अपना नाम है,
जैसे कि आपका नाम है विशाल, 3 अक्षर है। जैसे कि आपका नाम है 3 अक्षर है। जैसे कि आपका नाम 3 अक्षर। आपका नाम क्या था? हरि ओम, 4 अक्षर। 2 अक्षर, 4 नहीं 5 है। क्या था? शिव चरण। शिव चरण में 5, आदित्य में 3। अब आप कहोगे देखो प्रॉब्लम यह आती है कि यहां पर आपका आदित्य शब्द है, आदित्य शब्द है, इसमें आपका 1 2 और 3 तय और यह को आपने एक ही साथ बोला है। 3.5 नहीं होंगे, नहीं 4.5 होंगे। साढ़े वाला कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। इसीलिए आपको याद रखना कि वे वर्ण जिनको आप एक ही झटके के साथ में बोलो उसे क्या कहा जाता है? अक्षर। जो एक ही बलाघात और एक ही स्वराघात के साथ में बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वे ध्वनि समूह है जिनको जिनको एक ही स्वराघात, स्वराघात का मतलब स्वर का आघात लग जाए। ठीक है, एक ही स्वराघात या ब्लाघात से उच्चारित किया जाए, के साथ उच्चारित किया जाए, उच्चारित किया जाए। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। बस इसके बारे में इतनी जानकारी लिखेंगे। आप अपना अपना नाम लिखो और अक्षर गिन दो, फटाफट नोट कर लो। किसके टुकड़े? मैंने कब कहा टुकड़े नहीं हो सकते? ये एक समूह बन रहा है ना। ध्वनि समूह का मतलब क्या है? ध्वनि समूह का मतलब क्या है? उसमें 2 ध्वनियां हैं, उसमें स्वर का आघात लग रहा है। स्वर का आघात का मतलब स्वर उसमें जोड़ा जा रहा है। बलाघात का मतलब उसको एक ही बल के साथ में बोला जाता है। जैसे कि आपका नाम आप बोलते हो विशाल, आप वी को आप ई दूर दूर थोड़ी बोलते हो, वह और ई थोड़ी बोलते हो, आप वी बोलते हो एक साथ। ये होता है बलाघात, इसे कहा जाता है स्वराघात। ठीक है, तो इसलिए आपका वी शा और ल, इसमें एक इसमें एक इसमें एक, तो उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक है, ये कर लो आप नोट। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी है आपको। ये टॉपिक ही आपका बेसिक है, जो आपको अगले टॉपिक पढ़ने के लिए मजबूत बनाएगा, आपको अपनी समझ को विकसित करेगा। साइड हूँ। अब लिपि के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूँ, सब लोग जानते हैं लिपि किसे कहा जाता है। किसे कहते हो लिपि? लिपि कहा जाता है ध्वनि के जो लिखित संकेत होते हैं, वो लिपि है। ये ध्वनि आपके जो वर्ण है वो एक तरीके के लिपि है। भाषा का लिखित रूप होता है या भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसको क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। चलो अगले पेज पर। अब आ जाओ, वर्ण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर वर्ण की परिभाषा आपकी क्या होती है। तो वर्ण की परिभाषा लिखेंगे। क्या होती है परिभाषा? वर्ण की जो परिभाषा जो है वो आपके सामने यहाँ पे लिखने वाले हम। टॉपिक आपका वर्ण चल रहा है। क्या परिभाषा है वर्ण की? हम पढ़ के आए हैं वही तो परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो अविभाजित हो, जो अविभाजित हो उसे, अब परिभाषा तो ऐसी है कि अविभाजित हो, लेकिन विभाजन होता है इनमें भी। परिभाषा में तो ऐसा भी अविभाजन हो, लेकिन जब आप आ को पढ़ते हो, आ एक तरीके का वर्ण है लेकिन उसका विभाजन तो है। लेकिन परिभाषा में आप ऐसे पढ़ते हो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो अविभाजित हो, ठीक है, उसे वर्ण कहते हैं। ये होगी आपकी वर्ण की परिभाषा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके सामने
इसका आप विभाजन नहीं कर सकते हो, इसका भी आप विभाजन नहीं कर सकते हो, इसका भी आप विभाजन नहीं कर सकते हो, इसका भी विभाजन नहीं कर सकते हो। लेकिन स्वर जो है, चार मूल स्वरों को छोड़ दो, बाकी सारे स्वरों का विभाजन कर सकते हो आप। और इसलिए वर्णों में ये गिने जाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, आपके स्वतंत्र इकाई होती है वर्ण। वर्णों में सबसे ज्यादा जो स्वतंत्र इकाई होती है वो कौन सी होती है, आपकी स्वर होती है। अब यहाँ पे आपकी बात रहती है कि आपके वर्ण जो उनके प्रकार कितने होते हैं। वर्णों के प्रकार कितने प्रकार होंगे, आप चाहे किसी भी रूप में वर्णों के प्रकार पढ़ोगे दो ही होंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर, तब 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। लेकिन कॉमन सवाल आ जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब आपका रहेगा 2 ही प्रकार होते हैं। 2 प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं, कौन से 2 प्रकार होंगे आपके। एक तो आपका होगा स्वर, ठीक है, और दूसरा होगा आपका व्यंजन। स्वर को क्या कहा जाता है, स्वर को स्वतंत्र इकाई माना जाता है, ठीक है। स्वर को कौन सी इकाई माना जाता है, स्वतंत्र इकाई माना जाता है। तो व्यंजन को आप परतंत्र इकाई कहते हो, प्राधीन इकाई बोलते हो। और ये किसके ऊपर प्राधीन होती है, ये इन्हीं स्वरों के ऊपर प्राधीन होती है, अर्थात स्वरों से बनती है। तो सबसे पहले वर्णों के जो प्रकार है वो स्वर और व्यंजन है। आप सब लोग जानते हो स्वर क्या है और व्यंजन भी क्या है, जानते हो ना आप सारे, ठीक है। अभी हम और पढ़ेंगे इनके बारे में, नोट कर लो यहां तक। हाँ अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इनको हम। हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। भाई हमने वर्णों के प्रकार तो हमने जान लिए, और आपको यहाँ पे इसी साइड में आप लिख सकते हो एक साइड में कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब वर्णों की जो संख्या है, आपके सामने अगर ऐसा आ जाए कि वर्णों की संख्या, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब अलग रहेगा। यहां पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्णों की मानक संख्या कितनी होती है, तो इसके लिए आपका जवाब वो आपका अलग रहेगा। 3-4 सवाल है, सभी के लिए आपकी संख्याएं अलग अलग हो सकती है। तो आपका पहला सवाल है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। हमने यहाँ पर ये जाना कि वर्ण तो 2 प्रकार के हैं, एक तो आपका स्वर है और एक आपका व्यंजन है। लेकिन संख्या की बात करी जाए तो अगर सीधा सवाल आ जाए तो क्या जवाब रहेगा आपका, 44, 41। अगला ये कह रहा है मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या का भी जवाब आपका क्या रहेगा, 44। लेकिन जवाब आता है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, मतलब टोटल कितने वर्ण है जिनको हम हमारी भाषा में पढ़ते हैं। कितने हैं, कितने हैं बोलो, 52 है। दिसंबर में एक जोड़ दिया गया था, आपके नॉलेज में नहीं है? पिछले दिसंबर में एक वर्ण और जोड़ दिया गया था, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 53 हो गई। अभी बताएंगे, चिंता मत करो, अभी बताएंगे, चिंता मत करो, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने वर्णों की मानक संख्या पहले 56 थी, फिर 52 थे, तो लेकिन अब कितने हो गए, 57 हो गए। लेकिन इसके साथ में अगर आप इसमें 2 और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो 59। 59 का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऐसे व्यंजन वर्ण, चाहे वो बाहर से आया चाहे वो कहीं से आया, लेकिन उनका प्रयोग हम भाषा में करते हैं और उसकी लिपि लिखी हुई है। यहाँ पर मानक संख्या से मतलब हमारा क्या है, मानक संख्या से हमारा मतलब होता है जिनकी क्या हो,
लिपि निर्धारित हो और जिनका प्रयोग आप भाषा में करते हो वो लगभग जो है वो आपके 57 काउंटिंग में आते हैं, लेकिन 59 तक हम जा सकते हैं। पूछा नहीं जाता है ऐसा कभी, पूछा तो ये जाता है, पूछा ये जाता है। अब आपको मैंने कहा कि वर्णों की संख्या आपकी डिटेल रहेगी वो 44 की रहेगी, मैं 52 53 बता दूंगा कौन से। अब जैसा कि मान लो आपके सामने 44 है, उनको आप दो भागों में डिवाइड कर रहे हो, तो कितने कितने हो जाएंगे आपके, एक तो 11 और एक हो जाएंगे आपके 33। इन दोनों का टोटल अगर किया जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 44। 11 जो है वो आपके क्या है, 11 जो है वो आपके स्वर हैं और 33 जो है वो आपके क्या है, व्यंजन है। 33 जो है वो आपके व्यंजन है, 44 हो गए। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, पहले नोट कर लो। आपको पूछेंगे 44 आते हैं क्या आपको? कर लो नोट फटाफट। ये तो हो गए सर आपके 11 और 44, यानी कि वर्णों के जो बेसिक, जो आपको भेद बताए मैंने, वो आपके हो जाते हैं। ठीक है। अब दो आपके पास में वर्ण है, एक तो है स्वर और एक है आपका व्यंजन। तो सबसे पहले हमारी जो चर्चा है वो शुरू करेंगे हम किसके ऊपर? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर पर। ठीक है, तो अगले पेज पर हम चलते हैं और स्वर के बारे में कुछ जानकारियां प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले आज ही बता दूं भाई, 53वां कौन सा जुड़ा है? ऐसा देखा है क्या आपने? ऐसा पढ़ा है क्या आपने? क्या है ये? ऐसा नहीं पढ़ा? थोड़ा ऐसा लंबा हो सकता है तो है। विठल? ना ना, वो तो ठह होता है। वो तो विठल में ऐसे ठह होता है, एक आधा और एक पूरा। ये अलग ही कहानी है। इसको अड़य बोला जाता है। अड़य, अड़, खाड़ा, धोड़ा, पीला, काला। अगर हमारी साइड के आप होते तो इस शब्द को अच्छी तरीके से जानते। जैसे लय जो होता है ना, लय जो है ना वो इसी का परिष्कृत रूप है। लय जो बना है ना, जैसे खाला, पीला। अब अगर पीला शब्द बोल रहे हो तो वो आपका लय जो है वो है, लेकिन आप इसको पीड़ा बोल रहे हो, पीड़ा बोलते हो क्या? पीड़ा, पीड़ा रे पोमचा, वो गाना नहीं सुना क्या आपने? वही पीड़ा पोमचा वाला पीड़ा जो है ना, उसमें अड़य लगा होता है ये। और इसको अभी अभी विशिष्ट व्यंजन के रूप में आपकी भाषा में जोड़ लिया गया है। कौन से व्यंजन के रूप में? विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसको जोड़ लिया गया है। राजस्थानी भाषा में इसका तो अद्वितीय प्रयोग होता है, उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हम इसका प्रयोग करेंगे आगे चलकर। अब आ जाओ, आपके सामने सबसे पहले हम लिखते हैं आपका स्वर। स्वर का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्वर। स्वर के बारे में 5-7 बातें बता दो, किस किस को कितनी बातें आती है फटाफट। स्वर के बारे में आप बता दो, क्या जानते हो आप स्वर के बारे में? स्वर 11 होते हैं, सबसे पहले तो यही आया, स्वर 11 होते हैं। और स्वर स्वतंत्र होते हैं, दो बात हो गई। इसका उच्चारण आसानी से किया जाता है, तीसरी बात भी हो गई। दक्ष, दक्षता से जवाब दो। हाँ, दो बातें इन लोगों ने बता दी, तीसरी बतानी नहीं। नहीं बताना तो दो तो बता दी इन्होंने, दो क्या तीन बता दी, उसको आसानी से बोला जा सकता है। बताओ भाई, आप भी बताओ, दोनों दोनों मिक्स करके बता दो एक। तो स्वरों के बारे में लिखिएगा जानकारी, दो तीन जानकारियां। सबसे पहले, ये कौन सी इकाई है आपकी? स्वतंत्र, उसे स्वाधीन इकाई भी कहते हैं। स्वतंत्र और स्वाधीन इकाई, इनको क्यों कहा जाता है स्वतंत्र और स्वाधीन इकाई? इसके पीछे का कारण क्या है? इसको इसलिए कहा जाता है कि एक स्वर को बनाने के लिए स्वर की ही सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आप दीर्घ ई पढ़ोगे, आप ऐ पढ़ोगे, आप औ पढ़ोगे,
इनमें स्वर को स्वर ही बनाता है। लेकिन उसके बनस्पत आप जब व्यंजन वर्ण की बात करोगे तो व्यंजन वर्ण को बनाने के लिए में स्वर की सहायता देनी पड़ेगी। एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ में या नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको स्वतंत्र और स्वाधीन इकाई कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या बताया था, स्वतंत्र इकाई है, लिख दिया। आपने क्या बताया था, आसानी से उच्चारण किया जा सकता है, अच्छी बात है। आगे देखेंगे हम, स्वर ही क्या होते हैं, स्वर ही मात्राओं का रूप होते हैं, स्वर ही मात्राओं का रूप होते हैं। आपकी भाषा में जो मात्रा लगी हुई है ना, वो मात्रा क्या है, स्वर ही तो है। भाई आप भाषा में मात्रा लगा रहे हो, आप भाषा जो शब्द है उसका आप देख रहे हो, तो इसमें एक आपको भय वर्ण दिखाई दे रहा है। ये आ की जो मात्रा है वो क्या है आपका, आ क्या है आपका, स्वर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि स्वर जो है वो मात्रा का ही रूप होता है, स्वर जो है वो आपका मात्रा का ही रूप होता है। जो मात्राएं होती है वही स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं वही मात्राएं होती है, बस उनको लिखने का तरीका अलग है। भाषा आपके स्वर को जब मात्रा का रूप दिया जाता है तो उसकी कुछ संकेत जो है वो बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीजें यहां से ये देखनी है। एक बात आपको और नोट करनी है कि स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। क्या मतलब है इसका, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, क्या मतलब है इसका। किससे बोले जाते हैं, कंठ से। सारे स्वर, सारे स्वर कंठ से कहां से बोले, ए और आई बोला जाता है कंठ से तो। हाँ वो तो आगे की बात होगी, मैं तो ये बोल रहा हूं कि स्वरों का उच्चारण देर तक क्यों किया जा सकता है, किया जा सकता है क्या, कैसे। आपने सुना होगा सा रे गा, अब देखो सा रे जब बोलते हैं ना, अब तो भाई साहब उस कलाकार पर डिपेंड करता है उस रे को कब छोड़े जाके। देखा ना, कभी सा ऐसे बोलते बोलते अगला कहीं चला जाएगा। तो उस आ की ध्वनि को आपकी इच्छा के अनुसार आप देर तक बोल सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आप बोलो, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। इसलिए स्वरों का उच्चारण देर तक। अब बच्चा रोता है, अब ऊ जो स्वर है अब कब रुकेगा, कब रुकेगा बताओ। या तो मम्मी उसको दूध पिला देगी, या उसकी चॉकलेट आ जाएगी, या उसको थप्पड़ रसीद हो जाएगा दोबारा से, है। तो ये जो आपका है, हाँ ये भी ठीक है, करके मोबाइल दे दो, ठीक है, ये भी ठीक है, आजकल तो मोबाइल देना पड़ता है। तो ये जो स्वर जो है इनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है, समझ गए क्यों किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है। कंपलसरी नहीं है कि मैं करूं। भाई ए स्वर को मैंने बोला रा में, रा में आ की मात्रा, रा बोला और छोड़ दिया मैंने बस, लेकिन आपकी मर्जी है, अभी रा बोलो तो बोलते जाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, ये आपकी स्वर की बात होती है। अब स्वरों की परिभाषा क्या होती है, स्वरों की परिभाषा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु में कोई बाधा उत्पन्न हो, वही बात होगी, इनको आसानी से बोला जाता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। बस आपको लिखना कोई मतलब इतना अति आवश्यक नहीं, बस आप इतना सा लिखो। लेकिन अगला सवाल ये रहता है आपका कि स्वरों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है। स्वरों की संख्या अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत, और हमारे मन में सवाल आता है, क्या सर स्वरों की संख्या 11 होती है, क्या स्वरों की संख्या 13 होती है, क्या स्वरों की संख्या 10 होती है, कितनी होती है। ये तो पढ़ गया है ना, कितनी होगी स्वरों की संख्या, 11 होगी। लेकिन आपके मन में ये सवाल तो आते ही होंगे कि सर स्वरों की जो संख्या जो है वो आपकी या तो 10 है या 11 है या 13 है, लेकिन आपको कितनी माननी है, 11। 13 होती है लेकिन वो संस्कृत भाषा में होती है, 10 होती है, इसका मतलब उसमें री स्वर को शामिल नहीं किया जाता है, री आपका संस्कृत का स्वर होता है, पता है ना आपका।
और आपको यह भी पता होगा कि री जो है वो आपका संस्कृत का स्वर है, और इस री से बनने वाले सभी शब्द क्या होते हैं, आपके संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे कोई सा भी शब्द बोलो, ऋषि है, ऋण है, ऋग्वेद है, कृषि है, कृषक है, यानी कि री से बनने वाला प्रत्येक शब्द क्या कहलाता है, संस्कृत कहलाता है। तो देखो, अब देखो स्वरों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है, 11। आपको तो 11 याद रखना है, लेकिन 13 की बात करी जाए, आपके मन में ये भी आ रहा होगा, वो लिखता हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, अयोग हुआ है, ये मान लो आपके सामने, मैं नोट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपके सामने एक स्वर आ रहा है, ए। उच्चारण करना सीखेंगे इनका, इनका उच्चारण करना सीखेंगे अभी। मैं एक बार इनको नोट कर देता हूं, ठीक है। ऐ, ओ और औ। अब यहां पर आपके सामने ये 11 स्वर लिखे हुए हैं। उच्चारण कौन करेगा इन 11 का? नहीं, आपके अलावा कौन करेगा? आदित्य ना। ए उनार तो अपन छोटा टाबर होता नहीं, बना पढ़ान खातर हो, तो ए उनार और आऊं आम, ताकि बच्चा उसको याद जल्दी कर ले। थाना कैसे कबूतर नहीं बोलना, थारा तो कैसे कमरा भी हो सकता है, कैसे कमर भी हो सकती है, कैसे कबाड़ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका इनका उच्चारण करना जो दिख रहा है, अंकिता उच्चारण करो। तो ऊ में के अंतर हो? हाँ, आगे तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो इन 4 में ही है, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। छोटो और मोटो, हाँ ऐसे बोलोगे, छोटी और बड़ी, लेकिन उच्चारण सुनना। पहला है आपका आ, एक मात्रा उसमें ज्यादा है तो उसको आ बोल दो। फिर छोटी जो है ना, उसको बोलना है ई, बोलो और छोड़ो। ए आ ई, अंतर है ना ई और ई में, क्योंकि जिसकी मात्रा इसमें 2 ई होगी, उसको डबल बोलो, ई बोलो। ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। इन 4 में तो कोई अंतर है ही नहीं, ये तो आपके सिमिलर बोलते जाओ, अंतर तो सिर्फ आपको यहाँ करना है। तो ये इनका उच्चारण है। अब ये तो हो गया सर 11। लेकिन बचपन में हम छोटा हुआ करते थे, तब हमें मैडम पढ़ाया क्या करती थी, अंग अंगूर और आ हा ऐसे। लेकिन मैडम ने कभी नहीं समझाया कि ये अंग अंगूर और आहा क्या है, इन 13 में ही बता दिया हमें। और वो छोटा वाला कायदा जो आता था उसमें भी ये बता दिया कि एक अंग अंगूर होता है और आहा होता है। लेकिन यहाँ मायने बदल गए, यहाँ से तो प्रश्न अलग लेवल का आ जाता है। तो ये जो 11 आपको दिखाई दे रहे हैं, कई बार इन दो को जोड़कर क्या बता दिया जाता है कि ये 13 होते हैं। लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि ये 13 होते हैं, नहीं होंगे ये 13। 13 तो केवल और केवल किसमें होते हैं, संस्कृत जो होती है, संस्कृत में 13 होती है इनकी संख्या। उसमें इनमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, एक तो दीर्घ री जोड़ दिया जाता है। ये जो री दिख रहे हैं उसमें एक बढ़ा दी जाती है नीचे वाली घुंडी, और एक क्या जोड़ दिया जाता है, इसमें री जोड़ दिया जाता है। ये संस्कृत के स्वर हैं, लेकिन ये हिंदी के स्वर हैं जिनकी संख्या 11 ही होती है। लेकिन अब ये उस समय क्यों पढ़ाया जाता था? अब ये जो दोनों जो है वो आपके क्या हुआ करते थे, हुआ तो अयोग वाह करते थे, लेकिन इनको अयोग वाह के रूप में पढ़ाया नहीं गया कभी। अब ये अयोग वाह क्या है उसके बारे में बात करें, पहले आप इतना सा नोट कर लो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अयोग वाह के बारे में नोट करेंगे, उसके बाद में आगे स्वरों की चर्चा को और बढ़ाएंगे। कर लो नोट।
हम्म, वो संस्कृत का शब्द ही है। वो संस्कृत के शब्द है, लेकिन हम हिंदी में पढ़ते हैं इनको। हाँ, तत्सम शब्द है। हाँ, तत्सम जो संस्कृत के होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जब तत्सम पढ़ेंगे तो आपके वैसे सिलेबस में आने, लेकिन तत्सम जो शब्द है पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं संस्कृत वाले वे शब्द। ठीक है, वो तत्सम आपके होते हैं। हो गया नोट। अब आपके सामने अंग अंगूर और आहा है। भाई अंग अंगूर मैडम खिला देती थी हमें वहीं पे बैठे बैठे, और उसके बाद में आहा और करती थी। लेकिन मैडम जी को उस समय पता नहीं हुआ करता था कि भाई अंग अंगूर का मतलब क्या है और अंग अंगूर का मतलब क्या है। आपको आना जरूरी है। अब आगे चलकर क्या पता आपको भी मैडम में बननी बन जाए, ठीक है, या मास्टर बनना पड़ जाए आपको मेरी तरह। तो आपको भी आना चाहिए ना कि ये अंग अंगूर क्या है। तो अगले पेज पर चल रहा हूँ, और इन दोनों का एक संयुक्त नाम कहलाता है, वो क्या है? अयोग वाह है। चलो, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अयोग वाह। ये एक तरीके की दो ध्वनियां हैं। क्या है ये? इनको अयोग वाह ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अयोग वाह ध्वनि। इस अयोग वाह शब्द का अर्थ क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अब तीन चीजों से बनकर बना है। एक तो अ है, एक आपका योग है, और एक आपका वाह है। ये वाह वो वाह नहीं है, शायरी बोली वाह 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 वो वाला वाह नहीं है। इस वाह का मतलब है वहन करना, प्रयोग करना। इस वाह का मतलब क्या? प्रयोग करना। ठीक है, यहां पर अगर इन तीनों का शब्द देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी ध्वनियां जो ऐसी ध्वनियां जो बिना स्वरों के ऐसी ध्वनियां जो बिना स्वरों के योग से वहन नहीं होती। बिना स्वरों के योग से, क्या लिखा है? ऐसी ध्वनियां जो बिना स्वरों के योग से वहन नहीं होती। क्या मतलब? अभी भी समझाता हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि अयोगवाह ध्वनियां उन ध्वनियों को कहा जाता है जो केवल और केवल कहाँ लगती है? स्वरों के साथ में लगती है। स्वरों के बिना ये क्या नहीं होती? वहन नहीं होती, मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब क्या कहना चाह रहा है उसमें देखो। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? कितनी है संख्या इनकी? अभी देख के आए हो आप इनकी संख्या कितनी है? दो। और दो में आपके सामने लिखा हुआ है, एक तो आपको दिख रहा है कौन सा? ठीक है, और एक दिख रहा है आपको ये। क्या बताना चाह रहा है आपको? क्या बताना चाह रहा है? हम्म, इनका नाम ही अनुस्वार और विसर्ग होता है। अयोग वाह ध्वनि जो दो होती है उनका नाम ही क्या होता है? एक अनुस्वार होती है और एक विसर्ग होती है। फिर आप सोचोगे मन में ए के ऊपर क्यों चेपी है इन्होंने, या ए के बाद में ही क्यों चेपी है? इनके पीछे का भी कारण है। क्या कारण है सुनो। ये जो ए जो इसके ऊपर आपको दिखाई, मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी लोकेशन क्या होती है इस अनुस्वार को लगाने की, वो अभी पता चलेगा। ये जो आपकी खड़ी पाई दिख रही है ना, उसके जस्ट ऊपर लगती है। ठीक है, तो इस ध्वनि का नाम क्या होता है आपका? अनुस्वार कहा जाता है, जो स्वर के ऊपर स्वर होती है। जो केवल और केवल किसके ऊपर आपकी स्वर होती है? जो केवल स्वर के ऊपर लगाई जाती है। स्वर के ऊपर या स्वरों के ऊपर लगाई जाती है। अरे रुको यार, कोई जरूरी है छोटा होता है? ऐसा कोई जरूरी है छोटा होता है? नहीं नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है। अनुकरण का मतलब छोटा करना फिर? भाई हो सकता है अनुकरण में अनु जुड़ा हुआ है, इसका मतलब छोटा करना? नहीं, उपसर्ग जो है उनका सदैव एक सा अर्थ रहता ही नहीं, बदल जाते हैं, अपना अर्थ बदल देते हैं। अनु का वास्तविक अर्थ होता है पीछा करना, फॉलो करना, अनुसरण करना।
अणु का मतलब होता है छोटा, अणु। अणु का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, तो याद रखना, जो केवल स्वरों के ऊपर लगती है, जो केवल और केवल कहाँ लगती है? आपकी स्वरों के ऊपर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे स्वरों में आपका कौन सा लगा हुआ है? अ। ए लगाने का मकसद उनका यही था कि आपको यह बता दिया जाए कि ए स्वर होता है और उसी स्वर के ऊपर लगाई जाती है। ए का मतलब पूरे स्वर है, ये कोई सा भी स्वर आपका हो सकता है। और यहां पर आपके इस खड़े पाए के बाद में क्या लगा रखा है? आपके विसर्ग लगा। इसका नाम जो होता है वो क्या होता है? आपका विसर्ग होता है। और ये कहां पर लगती है? जो केवल स्वरों के बाद लगती है। आप समझ गए होंगे अनुस्वार और विसर्ग का काम क्या है। ठीक है, अब अनुस्वार तो है वो जो केवल और केवल स्वर के ऊपर लगती है, जो आपकी खड़ी पाई होती है उसके सीध में लगाना होता है। और विसर्ग जो आपकी है वो किसके बाद में आपकी लगती है? ए के बाद में नहीं, स्वर के बाद में लगती है। ए का मतलब यहाँ पे स्वर है। ठीक है, तो आपको याद रखना। जैसे कि मान लो मैंने पूछा कि आपके सामने जब मैं पूछता हूं किसी भी बच्चे से, भाई कोई पंकज नाम का बच्चा है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पंकज। ठीक है, मैंने लिखवाया कॉपी में पंकज लिखो, तो किसी ने तो कह के यहाँ लगा दी बिंदी, किसी ने इस कह के ऊपर लगा दी बिंदी, मतलब एग्जिट लोकेशन बतानी है कहाँ लगानी है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना इस बिंदी को लगाने का तरीका होता है, इस अनुस्वार को लगाने का तरीका होता है। ठीक है, जिसके ऊपर लगानी है उसकी जो खड़ी पाई है ना उसके ऊपर जस्ट लगाओ। आप कोशिश करो आप ऐसे ही लगाओ। है, क्या कह रहे हो? कह के भी खड़ी पाई है, लेकिन बोलते कहो फिर? कह के ऊपर ही बोलो। खड़ी खड़ी पाई तो कह के ऊपर है, तो कह के ऊपर बोलो ना, फिर पै पर क्यों बोलो? फिर क्या बनेगा? पकंज बनेगा। पर मैं तो पंकज बोल रहा हूं ना, क्योंकि वास्तव में ये जो है वो क्या है? ये वास्तव में क्या है? ये है। ये वास्तव में क्या है? ये है। अणय नहीं है ये न है। ये आपका अनुस्वार में बोलना है इसको। इसको आप पंचम है और आधा है उसको नाक से बोलोगे, अंग है, ये है। वास्तव में ये जो आपका होता है ये क्या होता है? कै वर्ग का पांचवा, जिसको कहा जाता है कै ख घ घ अंग, अंग। और आधा है तो उसका पूरा का पूरा नाक में डिपॉजिट कर दो, पंकज। और हमने यहाँ पे न क्यों नहीं लगाया? आप ऐसे इस पंकज को कभी नहीं लिख सकते। क्या है आपका ये? क्यों? क्योंकि कै का पांचवा ही आता है। आगे चलकर इनके नियम बताऊंगा, आगे चलकर हम नियम पढ़ेंगे कि जिनके बीच में आधा होता है वो उससे आगे वाले का पांचवा ही होता है, नहीं तो वो पांचवें के अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? अब इसलिए इसका जो रूप है वो क्या बन जाता है? ये इसलिए आप इस कै के ऊपर नहीं लगा सकते। उसकी लोकेशन क्या है? अब यहां पर है तो इससे पहले यहां लगाओगे। तो इसलिए याद रखना अनुस्वार जो है वो किसके ऊपर लगती है? सदैव स्वर के ऊपर लगती है। और विसर्ग आपकी कहां लगती है? स्वर के बाद लगती है। आपने क्या रामम शब्द कभी लिखा तो इसके बाद में अनुस्वार लगाई? ओ सॉरी, विसर्ग लगाई? नहीं लगाई। लेकिन आपने शब्द लिखा था क्या? रामहा शब्द लिखा था, तो आपने इस आ के बाद में लगाई थी। लगाई या नहीं लगाई? ठीक है, या फिर आपने रामह शब्द लिखा था तो आपने शायद लगाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो आपकी कहां पे लगती है? स्वर के बाद लगती है। ठीक है, तो आपको याद रखना। आज के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में और व्यंजन वर्णों के बारे में। कल स्वर और व्यंजन हम कंप्लीट। क्या कर दूं? कहां से कर दूं भाई? ये हो गया क्या? स्वरों के उनके बारे में बात करेंगे अपने। खड़ी पाई क्या है? देखो, खड़ी पाई नहीं है। मान लो ये स्वर है आपका, खड़ी पाई शुरू तो हो रही है ना, ये खड़ी पाई तो है, आधी आ रही है छोटी आ रही है, ये खड़ी पाई तो है ही। ऊ में, ऊ में अब खड़ी पाई नहीं आ रही है तो आप इसके ऊपर लगाओ, बस यहाँ पे लगाओ आप बीच में। खड़ी पाई का मतलब है आपका यहाँ पे उसके सेंटर में लगती है। ठीक है, ये जब हम आगे की बात करें,
मैं आपको आगे जब आपका स्वर्ग को वर्गीकरण जब हम करेंगे तो उसका 7वां भेद होगा, उसमें मैं इनकी जानकारियां और दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है भैया। हाँ, उमंग है वो तो मैं पर आएगा ना।